देखो यहाँ पे देखो फटाफट इसको, सर इसको फटाफट से लेट्स थोड़ा सा टॉर्क तक हम पढ़े। हाँ जी, टॉर्क का है 2L साइन थीटा, है ना, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो ये बना आपका टॉर्क का डेरिवेशन, एम बी, एम क्या डायपोल स्ट्रेंथ, बी मैग्नेटिक फील्ड, 2L साइन थीटा, है ना। ये दोनों मिक्स करेंगे तो 2LM बी साइन थीटा, ये आपका होता है डायपोल स्ट्रेंथ। क्या होता है? डायपोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके। अब इसमें कंडीशन यही है कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो 1 हो, थीटा क्या हो 90 डिग्री, तो टॉर्क आपका डायपोल मोमेंट के बराबर होगा। यानी कि अगर आपका बार मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, उस केस में क्या हो जाता है? ये आपका टॉर्क होता है डायपोल स्ट्रेंथ के टॉर्क और डायपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी करा दिया था मैंने, एनर्जी स्टोर इन बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या आंसर है? माइनस एम बी कॉस थीटा, दैट इज एम डॉट बी। इसका डेरिवेशन भी देख लो। टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली आपका बार मैग्नेट ये रखा हुआ था, ये वाला जो पोजीशन है, और डी थीटा एंगल जो है वो चेंज किया बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स तो लगेगा ना, फोर्स लगेगा स्मॉल एम बी, फोर्स इस पे लगेगा स्मॉल एम बी। इसके वजह से ये थोड़ा सा रोटेट किया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन। और बहुत थोड़ा सा वर्क डन मान लो हो रहा है, फोर्स वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब एंगुलर मूवमेंट एंगुलर मोशन है तो थीटा ले लेंगे। तो टॉर्क का हमने लिख दिया सर एम बी साइन थीटा डी थीटा। हमने कहा सर ये θ1 से θ2 चेंज किया है घूम के, पहले θ1 था, बाद में फाइनल हो गया θ2, तो इंटीग्रेट कर दिया हमने एम बी साइन थीटा का। तो साइन थीटा का क्या होता है? कॉस, क्योंकि कैपिटल एम और बी ये तो फिक्स है, ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, तो कांस्टेंट है, ये फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है? थीटा, वेरिएबल क्या हो गया? थीटा, तो कॉस थीटा हो गया। तो कॉस थीटा माइनस θ2 माइनस θ1 हो गया। जितना वर्क डन होगा क्या वही स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ऐसा मान लें कि पहले θ1 90 डिग्री था, ठीक है, और फिर घूमकर पहले से रखा हुआ था, स्टार्टिंग में ऐसे रखा हुआ था θ1, और फिर हल्के से घूम गया θ2, कुछ एंगल बन गया समथिंग थीटा, उस केस में क्या हो जाएगा? थीटा cos 90 जीरो होता है। क्या होता है? तो पहली वैल्यू तो जीरो हो गई ये वाली, तो बची क्या? केवल cos θ2। तो cos θ2 जो है cos थीटा हो गई, हो सकता है 45, 20, 30, 1 डिग्री, 2 डिग्री, जो भी होगा। तो आपका वैल्यू क्या गया? अच्छा, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है, वो चाह रहा है कि वो मूव ना करे, अपने पोजीशन पे बना रहे, इसलिए नेगेटिव साइन है। इसके स्पेशल केसेस देख लो एक बार। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दो केस है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कौन सा होगा? जब थीटा जीरो हो जाए। क्या हो जाए? उस केस में एनर्जी आपका आएगा माइनस एम बी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, उस केस में क्या आएगा? एम बी मैक्स, पॉजिटिव एम बी, है ना। अरे आज तो डीजे बज रहा होगा यार, क्या जिंदगी, पढ़ाई लिखाई क्या रखा हुआ है यार। मैं जा रहा हूँ सर, डीजे बज रहा है। आज मेरे को इन्विटेशन है, मैं वहाँ पे इन्विटेशन है मेरे को, जो मैं यहाँ बैठा हूँ, सिद्धता है ना, वहाँ पे सेलिब्रेशन है। जिस दिन मूर्ति रखेगी उस दिन भी सेलिब्रेशन था, उस दिन भी नहीं किया। आज मैं गया ही नहीं, वहाँ पे जाता गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से नया टॉपिक है, इसके पहले तक मैंने इसको पढ़ा दिया था, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। हाँ, कोई बात नहीं। बच्चों को क्या किया जाए, बच्ची को परेशानी कैसे हरा जाए? क्यों शिवेन, ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों की परेशानी खत्म हो जाए? पुड़िया लगा दिया जाए, बम बम लेके सब खत्म, पी के एकदम निश्चिंत रहे। बहुत परेशान चल रहे बच्चे, देख रहे कोई गैजेट लाओ। सब बच्चे जो हैं बहुत परेशान चल रहे, मेरे को दुख देखा नहीं जा रहा है। कभी कभी तो लगता है पढ़ाना छोड़ दो, सच में जो मिल रहा है बच्चे। अभी देखो, आज एक बच्ची का मैसेज आया, आज पेपर दे के आई है, पेपर भेजी है 12th का, मैं भेज दूंगा तुम लोग को। उसके स्कूल हाफ ईयरली, अच्छा स्कूल है, और वो पढ़ने में इतनी अच्छी है, मतलब हमारे यहाँ 2 ही 3 बच्चे टॉपर हैं, और वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। स्कूल का नाम है होली चाइल्ड स्कूल है, कोई अच्छा स्कूल है, वो भी शायद लड़कियों का ही है ना, ऑल गर्ल्स है ना, हाँ ऑल गर्ल्स का है। तो उसका पेपर आया है, तो जबकि हमारे यहाँ जो 3-4 बच्चे उसमें से वो अच्छे बच्चों में आते, कह रही सर पेपर बहुत ट्रिकी आ गया था, इतनी दुखी है बेचारी। मैंने कहा अरे भाई कोई बात नहीं, हाफ ईयरली है। मुझे एक बात नहीं समझ आता है, मैं होता तुम लोग की जगह पर, मैं हाफ ईयरली में फेल होता तो भी कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्यों? मुझे अपने पे भरोसा है ना कि मैंने प्रैक्टिस की है। ऐसा इमेज बना दिया कि तुम अगर हाफ ईयरली में फेल हो, 2 तरह के बच्चे फेल होते हैं, एक जिन्होंने नहीं पढ़ा, एक जिन्होंने पढ़ा बट समहाउ किसी वजह से नंबर उनके रह गए। भाई मैं बच्चे ने अगर एफर्ट नहीं किया हो तो मानता हूं मैं कि बच्चा जो एकदम निकम्मा था, पढ़ता ही नहीं था, किताब ही नहीं खोलता था, तो वो मैं मान सकता हूँ। अभी जैसे मेरे पास बच्चा गंगा, वो 2 बुक लगाता है, उसका मेहनत मेरे को दिखता है, मतलब वो SL अरोड़ा भी लगाता है, प्रदीप भी वो लगाता है, बहुत मेहनत करता है। 5-6 कॉपियाँ भर दी जब से मेरे से पढ़ रहा है ट्यूशन, 6 कॉपी भर रखा है ऐसे मोटी मोटी, फिर भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब 36 मार्क्स उसके 70 में से थे। बट क्लास का हाईएस्ट देखो ना कितना है, 45-47 हाईएस्ट है, तो लड़का ठीक तो किया। अब तुम उसको 10th के बेसिस पे नहीं, 10th में तो इसके 98 थे, जज करना शुरू कर दो तो वो ठीक नहीं है। और हाफ ईयरली है भाई, क्या हुआ चैतन्य, क्या हुआ? क्या हाँ अच्छा बच्चा है वो तो यार ब्राइटेस्ट बच्चा है हमारा। हाँ तो अब अगर मैं कहता एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट में होता, देखो कम नंबर हाफ ईयरली में आए, कोई डिसहार्टन नहीं फील करना है, डिसहार्टन फील नहीं करना है। हाँ वो अपना बच्चा हो तो ले लेंगे यार उसको, डिसहार्टन फील यार नहीं पढ़ते तुम लोग ना तो अलग बात होती। कोई बच्चे से है हमारे पास बिल्कुल किताब नहीं खोलते हैं, ठीक है यार नंबर कम हो गया, ठीक है अभी 4 महीना तो है ना हमारे पास, 5 महीने हम फिर रिवाइज करेंगे यार, ऐसी क्या बात है, फिर से रिवीजन करेंगे, नंबर आएगा। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि नहीं पढ़ो, पढ़ो, लेकिन हाफ ईयरली आपको जज नहीं करेगा यार। हमें हाफ ईयरली के बेसिस पे, हाफ ईयरली में कम नंबर आने के 10-12 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर 10th 11th में जब बच्चा आता है, टीचर चाहता है इसको फेल करो ताकि इसकी आंख खुले और समझे कि इसने साइंस लिया है, तो पेपर टफ बनता है। कभी समय मिलेगा, अगर उसको कॉपी मिलेगी 19 अक्टूबर को, तो मैं ले आऊंगा उसकी कॉपी दिखाऊंगा, उससे 4 एक्स्ट्रा शीट लेके अटैच की है, कॉपी मिलती है उसके बाद 4 शीट और ली है अटैच की, इतना उसने लिखा है, क्वेश्चन सारे टर्म के हैं, फिर भी नंबर कटे। वो नंबर कटे जो मैं नहीं काटता हूँ, एजम्पशंस के नंबर कटे हैं कि जब आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आपको एजम्पशंस लिखने होते हैं कि लेट, जैसे इसका एजम्पशन करना है यही वाला, तो लेट एन ऑब्जेक्ट हुज मैग्नेटिक फील्ड इज बी मूव विद डिस्टेंस सम कुछ भी, फिर आप उस बात के एक नंबर काट लिया टीचर ने। वो इसलिए काटा जाता है ताकि बच्चा जब अगली बार जब लिखे तो थोड़ा सिंसियर होकर लिखे, सिंसियरिटी ये सब वैल्यू करती है। बट इससे ये नहीं जज कर सकते इसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज ना होती तो वो SL के सारे क्वेश्चन कैसे लगाता, प्रदीप के सारे क्वेश्चन कैसे लगाते। मेरे इतने असाइनमेंट हैं, मैं बहुत शुरू से ही, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th 12th, असाइनमेंट बहुत देता हूँ मैं, भर भर के देता हूँ। तो जब बच्चा असाइनमेंट मेरा कर ले रहा है तो वो वीक तो नहीं है। तो हाफ ईयरली के बेसिस पे तुम लोग को भी कह रहा हूँ, मैं नहीं जज करूंगा, पेरेंट्स जज कर रहे हैं, अलग बात है, पेरेंट्स का पैनिक होना यार बनता है अपनी जगह पर। बट मेरे लिए अगर तुम 50% में मार्क्स ला रहे हो इस हाफ ईयरली में तो तुम बहुत अच्छा भाई, 40 किलो और तो मेहनत, मान तुम ले आए, मान लो 40 नंबर आ रहे हैं 70 में से, ठीक है, तो अब कितना 30 नंबर और चाहिए ना, क्या आने वाले 4 महीने में तुम ये जो 30 एड ऑन नहीं कर सकते हो क्या?
और ब्रह्मांड का जो सबसे टॉपर बच्चा होता है ना, उसके भी 65 नंबर ही आते हैं 70 में से। 70 में 70 बहुत कम बच्चे होते हैं यार, 5 तो कटना ही है कहीं ना कहीं, एफएसएन रीजनिंग में एमसीक्यू में कहीं तो कट जाएगा बिना चाहते हुए। तो जिसके 60 आ रहे हैं प्लस 30 स्कूल से मिल गए यार, 90 नंबर 100 में से फिजिक्स में बहुत खतरनाक नंबर होता है। बहुत सारे IIT के इतना नंबर नहीं है, 90 नंबर बहुत सारे बच्चों का नहीं है। हाँ तो 80 आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखो। तो क्या कहता है भैया, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, हमने गॉस लॉ सुना हुआ है, याद आ रहा है? फ्लक्स में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे थे, फाई इज इक्वल टू समथिंग, याद आ रहा है? चैप्टर 2 में, है ना? तो गॉस लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस ऑलवेज रिमेन जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं करके जा रही है, आपने सरफेस क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो वो जीरो होगा। और फ्लक्स होगा कितना? फ्लक्स होगा, ये ds क्या है, एरिया वेक्टर है, क्या है? उस एरिया वेक्टर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, किसी भी छोटे से एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, मतलब 2 कर रहा है, इसका फ्लक्स हो गया 2 यूनिट, ऐसा समझो। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, फ्लक्स। ये तो होता है फ्लक्स, क्या समझते हो, कितना एरिया, और जब सरफेस क्लोज है तो वो जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकली ही नहीं। फॉर अ क्लोज सरफेस, यहां पे पढ़ना, समिंग ओवर ऑल स्मॉल एरिया ऑफ द सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म फॉर अ क्लोज सरफेस इज जीरो। क्लोज सरफेस के लिए याद रखना जीरो होगा, क्योंकि होता क्या, सुनो, जैसे ये बार मैग्नेट है, कोई भी फ्लक्स क्या मैग्नेटिक फील्ड निकल के इसमें एंटर कर गई ना, यहां से जनरेट हो या फिर एंटर कर गई, तो जहां से चली तो वापस आके वहीं पे टर्मिनेट हो जा रही है उसी सरफेस में, तो हम बोलते हैं कि फ्लक्स क्या है, जीरो है। अब कुछ वर्ड्स याद रखना, इन वर्ड्स को कहाँ यूज करेंगे, जब हम 3 तरह के मेटल पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक और कौन कौन सा, उन सब में ये हाँ ये सारी चीजें यूज होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसको बोलते हैं, म्यू, है ना, कितना कोई भी सब्सटेंस कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से पास होने दे रहा है, अलाउ कर, उसको परमेबिलिटी बोलते हैं। ये वर्ड्स इसलिए याद रखना है इनके थोड़े थोड़े बारे में, क्योंकि जब आगे मटेरियल पढ़ोगे तो यहाँ पर रेंज और होता है, क्योंकि कहाँ गए ये लोड क्यों नहीं रहा ढंग से, हाँ ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, क्लास नोट्स क्यों बोला है, क्योंकि मैं इसको लिखवाऊंगा, जब बना रहा था तो मेरे दिमाग में था कि ये मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट। यूलाइक में देख लेना, यूलाइक आप ओपन करोगे तो तुम्हें फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पे क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी छोटा छोटा लॉ है, ये अब आते नहीं है, हाइसन कर्व वगैरह, बट मैं लिख दिया हूँ, ये पढ़ लेना। तो चलो थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स है ये। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैंने बता दिया, म्यू, इट इज एबिलिटी, इट इज एन एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये बताता है कितने डिग्री या कितने एक्सटेंट तक जो है मटेरियल अपने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने देगा। अगर किसी मटेरियल का कंपेयर करना है, जैसे हम लोग याद है रिलेटिव वो परमिटिविटी कंपेयर करते थे चार्ज में, कूलम्स लॉ में, है ना, वैसे ही है। रिलेटिव परमिबिलिटी होती है आपका म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का परमिबिलिटी है, और किसी मटेरियल का आप लाके कंपेयर कर रहे हो तो वो रिलेटिव परमिबिलिटी आता है। इसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल में अपॉन मैग्नेटिक फील्ड किसी एयर में, म्यू नॉट ये है आपका इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। एक बार पढ़ लो पूरा, इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, है ना। द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल में ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल, किसी जिस मटेरियल कंपेयर कर रहे हो, एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। डायमेंशन नहीं होगा कि भाई ऊपर ऊपर यूनिट कट जाएगा, तो नो डायमेंशन, वो तो सिंपल सी बात। इसके बाद एक चीज होती है मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच, क्या होता है ये? मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है आपका, इट इज द रेशियो, अगर हम बात करें मतलब कितना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है पर्टिकुलर दिए गए जगह पर, कितनी इंटेंसिटी तुम्हें फील हो रही है, मेरी आवाज कितनी महसूस हो रही है, वो इंटेंसिटी हो गई। तो वो होती है उस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड
डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ मैग्नेटाइजिंग और इंटेंसिटी। जैसे मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, एक छोटा सा लोहा है जो कि अभी मैग्नेट नहीं है, इसको हमने एक साथ रख दिया 2-3 दिन के लिए। अब कितनी जल्दी, 1 दिन में 2 दिन में इसको मैग्नेटाइज कर दे रहा है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जो कि नॉन मैग्नेट को मैग्नेट बना दे रहा है, यानी उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, लेट अ कंसिडर अ टोरॉइड। टोरॉइड हमने पढ़ा था, एक ऐसा सोलेनॉइड जो कि सर्कुलर हो, क्या हो, सर्कुलर, इसको हम टोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, लेट कंसिडर टोरॉइड जिसके एन टर्न है पर यूनिट लेंथ, जिसके आई करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इस टोरॉइड में वो होगा बी, आपका होगा म्यू एन आई। ऐसा हमने सोलेनॉइड में भी पढ़ा था ना। यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न है, म्यू है परमेबिलिटी ऑफ दिस टोरॉइड, और आई क्या है, करंट। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू एच। एक इक्वेशन ये होता है, इन दोनों में रिलेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से h की वैल्यू लिख सकते हैं b अपॉन म्यू, या यहीं से लिख दो, है ना, कंपेयर करना, यहीं से लिखा गया, देखो नीचे लिखा हुआ, पढ़ लो इसको। द प्रोडक्ट ऑफ Ni इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। Ni को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से h के लिए एक और फॉर्मूला बन गया, n इंटू आई, वेर n इज नंबर ऑफ टर्न, I इज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, देखो कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दूसरा है मैग्नेटाइजेशन, मतलब परिवर्तन करने की क्षमता। ठीक है, वो होता है आपका m अपॉन वी, जहां पर v है वॉल्यूम और कैपिटल M है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंटेंसिटी ये डिफाइन करता है, केवल आंसर दिया, मैग्नेटिक पर यूनिट वॉल्यूम, मोमेंटम पर यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट मोमेंट, बस वॉल्यूम यही है। हाँ, इसका अगर फॉर्मूला है क्या आपका, I इज इक्वल टू बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल स्ट्रेंथ अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा जब क्वेश्चन देखोगे कहीं ये पूछा नहीं है, बट कैसे पूछा गया है कि जैसे फेरोमैग्नेटिक उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है ना, उन प्रॉपर्टीज में बतानी पड़ती है कि कौन कितना, ये आई की वैल्यू क्या है, उसकी रेंज क्या लाई कर रही है, म्यू की वैल्यू क्या लाई कर रही है। एक टेबल है, अभी बनवाएंगे, इसको याद करना है हमें। अगला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको तो मैं बोल ही नहीं पाता हूं, XM। ठीक है, XM ये होता है रेशियो किसका, इंटेंसिटी अपॉन H, I अपॉन H का। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन हाउ इजली अ मटेरियल बी मैग्नेटाइज। ये जैसे आयरन था, मेरा लोहा था, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि कितनी जल्दी ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, उस घटना को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ये कितना सस्टेन करेगा, कितना इजली मैग्नेटाइज हो जा रहा है। हो सकता है एल्युमिनियम कभी ना हो, आजीवन एल्युमिनियम और मैग्नेट को बांध के रख दो, एल्युमिनियम कभी मैग्नेटाइज नहीं होगा, बट हो सकता है आयरन का 1-2 दिन में हो जाए। तो आयरन की ससेप्टिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो हमें यही देखना है कि फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट और डाईमैग्नेट, उनमें से किसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा या कम है। इन दोनों में एक रिलेशन है कुछ इस तरह से, इसको भी देख लो क्या है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में 1+XM का रिलेशन होता है। When a magnetic material is placed in a, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, when placed in a magnetic intensity H, the material get magnetized. The total magnetic field capital B in the material is sum of magnetic field B naught in vacuum, जो हवा में प्रोड्यूस होगा, और जिस मटेरियल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है BM। BM भी एक मटेरियल है, मान लो 12 मैग्नेट है, वो अपना मैग्नेट क्रिएट कर रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि हवा में है, उन दोनों का सम होगा, वो होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। B होता है आपका म्यू H। अब एयर की बात करेंगे तो म्यू नॉट H, है ना। अगर हम किसी मीडियम की बात करें तो, क्योंकि उसी रखा किस में है, इस मीडियम में, तो म्यू नॉट I, तो और B है आपका म्यू H। तो इस वाले फॉर्मूले में हम रखेंगे तो कुछ यहां तक डेरिवेशन होगा, एक बार देख लो, है ना, कुछ डिवाइड वगैरह भी किया गया है म्यू H का, रिलेटिव परमेबिलिटी है ना,
म्यू एच क्या है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी मीडियम की बात करें, वो है म्यू अपॉन म्यू नॉट। बस वैल्यू डब्बा में जो बनाया उतना इंपॉर्टेंट है, ये कराया नहीं जाता स्कूल में, किसी स्कूल में नहीं कराया गया। हाँ पता है मुझे, किसी स्कूल में नहीं कराया गया, नहीं, लेकिन हमें वैल्यू याद रखनी, मैं बताता हूँ कौन सी वैल्यू। अब हेडिंग डाल लो जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, जो इस नोट्स में नहीं लिखा है मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लिखवाऊंगा मैं ये। हाँ डायमैग्नेटिक के बारे में लिखेंगे पहले, रुक जाओ ये नेट तो कनेक्ट हो जाए यार, पीडीएफ। The diamagnetic substance are those in which the individual atom or molecule do not possess any net magnetic movement on their own. Paragraph change. When such substance are placed in an external electric field, they get weakly magnetized in a direction opposite to magnetizing field. एग्जाम्पल्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कॉपर है, अगर आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो
ठीक है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है ना, नॉर्थ से साउथ, तो ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, बट इनका जो डायरेक्शन होगा इधर नॉर्थ बनेगा और इधर साउथ बनेगा। ये है जो आपने लिखा है, ये एग्जांपल्स। हाँ, पीवाईबी को एग्जांपल पूछता है, विच ऑफ इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कितना पढ़ लिया सर आपने? प्लेन के प्रोजेक्टाइल सारे हो गए, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल वाला, डेरिवेशंस हो गए। चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब प्लेन के बाद आओ लॉ ऑफ मोशन पे, लॉ ऑफ मोशन पे आओ। हो गया पेपर, हो गया? अभी बैठो, पूरा कर लिया? अभी बैठो, पढ़ो, याद करो। विकास सर से बोलो, बता देंगे तुम्हें क्या याद करना है। प्रॉपर लिखने वाले लिखना, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिखना। प्रॉपर्टीज। तुम एक बार सेंट थॉमस का पेपर देख लो एक बार, तो मोबाइल में भेजा है मैंने, सेंट थॉमस का। मोबाइल नहीं लाए हो? हाँ, अब हाँ अभी नहीं है। लिखना, व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हेन प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी, व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, when diamagnetic substance are suspended, are suspended, are suspended in uniform magnetic field, in uniform magnetic field, they set their longest axis, they set their longest axis at right angle, axis at right angle, at right angle, at right angle to the direction, to the direction of field, of field। ऐसा समझना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से निकल रही है, ये मेरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस, इसकी लेंथ होगी, ये कुछ ऐसे अरेंज होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं चेंज करना, ये तो नॉर्थ से जा रहा है साउथ की तरफ, ये चेंज हो सकता है। ये कुछ ऐसे अरेंज होगा कि जो इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस होगी, जो कि इसकी लेंथ होगी, एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम बना लो। अब इसको तो मैंने बहुत ही कम लिखवाया, बहुत सी चीज़ आपको तो लिखा हुआ दे दिया मैंने, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी बनाने के बाद डायग्राम, आप दूसरा पॉइंट लिख लो तब बनाना। व्हेन अ पीस ऑफ, व्हेन अ पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन अ पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल is placed, when a piece of diamagnetic material is placed in a magnetic field, in magnetizing field, in magnetizing field, in magnetizing field, comma, the magnetic field line, the magnetic field line, the magnetic field line, the magnetic field line prefer not to pass through, not to pass through magnetic field line, prefer not to pass through
द मटेरियल, यानी कि जब आप फेरोमैग्नेटिक अरे डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखो क्या कर दी है, बल्ज आउट कर दी है, मतलब दूर भगा दी अपने से, सीधे चली जानी चाहिए थी। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है फेरो डायमैग्नेटिक मटेरियल की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से ऐसा नहीं कि सबको भगा ही देती है, बट अपोज करती है। क्या करती है? अपोज करती है। तो बी नॉट वो मैग्नेटिक फील्ड है जो आउटसाइड द इस सब्सटेंस के है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी जो कि बाहर कम होगा, मतलब जाने नहीं देगा। देखो 3 में से केवल एक लाइन इससे पास कर गई है, 2 लाइन को क्या कर दिया उसने, अपने से दूर भगा दिया गया, बल्ज आउट कर दिया है। ठीक है, इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है किसकी, डायमैग्नेटिक की, वो लेस देन 1 होती है। क्या होती है? लेस देन 1 होती है। जो ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक की, वो चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के साथ। तो सेकंड पॉइंट है, ये डायग्राम बना लेना। ये सारे देख रहे हो? बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा मेरे से, बड़े दुखी चल रहे बच्चे। क्या किया जाए बताओ? बहुत टफ है यार, वेव ऑप्टिक्स इतना डिफिकल्ट है, वो सच में टफ है वो वेव ऑप्टिक्स। नहीं, हाँ देख रहे हो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे सिद्धांता में पढ़ा, 3 क्लास हुई है। इतना डिफिकल्ट चैप्टर है कि इसको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो बड़ी दिक्कत है। तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको शुरू करूँ और पुराना रिवाइज ना कराऊँ, क्योंकि ये है लेंथी जॉब है। देख लो वो देख लेना, इसके नोट्स भी मैं बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, 13 पेज लिख लिया है मैंने। बड़े डिफिकल्ट है ये, वही ना मैं चाह रहा था जो हमने कराया। वेव ऑप्टिक्स कितने मार्क्स का आ रहा है? दोनों आ रहा है ना, इसके इसका वेटेज कम है, उससे भी कम आएगा, 6 नंबर का। इससे आएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अरे अभी मैं तुमको पेपर भेजा ग्रुप पे, उसमें भी वेव ऑप्टिक्स आ रहा था, देखो उसके में तो रे आया ही नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, इसमें एक फ्रिंज का आएगा, क्योंकि ये टॉपिक है, ये देख लो मैंने इसको शुरू कर दिया पढ़ाना, 2 क्लास ले भी चुका हूँ मैं। इसमें इतने तो डिफ़िकल्ट प्रूफ है ना, ये बहुत जल्दीबाजी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंटल है, विजुअलाइजेशन है। इसको छोड़ दो, जितना किया उस पर कोशिश कर लो, ये मेरा ज़्यादा कहना होगा। तुम 50 के ऊपर भी ला रहे हो, मैंने पहले ही बोला बहुत बड़ी मार्क्स होते हैं यार। जो आ रहा है उसको हम रिवाइज कराते हैं ना, ये खत्म करने के बाद जो हो गया उसको तुम अच्छे से कर लो, एसी अच्छे से रट लो, ये रट लो, ठीक है। बाकी मैं फिर मैं चैप्टर शुरू करूँगा, रिवीजन 4 3 2 1 ऐसे सीक्वेंस ही रहेगा रिवीजन में, 4 3 2 1, क्योंकि पहला चैप्टर बड़ा बेकार सा है, इसको उठाऊंगा तो ये समय खराब हो जाएगा, बट इनको करूँगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा, है ना। तो ये खत्म हो जाए तो फिर यही रिवीजन शुरू करूँगा मैं, जितना हो सकता है उतना तो रिवाइज कर ही सकते हैं ना। बाकी तुम पैरेलल कर ही रहे हो। पैरामैग्नेटिक लिखा आपने, ये बन गया ना। अब लिखिए हेडिंग पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अरे वेव ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोस in which each individual atom or molecule individual atom or molecule has net non-zero magnetic movement of its own full stop, paragraph change, when such substance are placed in an external magnetic field
external magnetic field, they get weakly magnetized in the direction of the magnetizing field. मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से पास होने देगा, है ना, और मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये हो ना इसका मतलब. प्रॉपर्टी एग्जांपल एल्युमिनियम, बट एल्युमिनियम तो करता नहीं है, मतलब लाइन को लेकिन पास होने देगा. एल्युमिनियम, क्रोमियम, लिथियम, प्लैटिनम, टंगस्टन, सोडियम. प्लैटिनम, टंगस्टन, टंगस्टन का कैपिटल W होता है, प्लैटिनम का नहीं पता, और Pt, टंगस्टन का कैपिटल W, सोडियम, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा. प्रॉपर्टीज में लिखो, दो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज, बाकी यू लाइक में भी तुम्हें मिल जाएगा बहुत सारे आंसर इसके. प्रॉपर्टीज में लिखो when paramagnetic substance when paramagnetic substance मैंने तो 11th में एक ऑफर निकाला, बताऊं तुम लोगों को, बताया दिया ना मैंने. हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट. इसको नहीं बताया, इसको बता तो दिया. 11th में कोई बच्चा कहीं से पढ़ गया था मेरे कॉम्पिटिटिव कोचिंग संस्था से, और वो स्लिप जमा करता है कि जिसमें उसमें ये लिखा होता है कि उसने फीस भर दी 100%. तो मैं उसको इस सेशन में जो 4 महीने बचे हैं 11th का पूरा टिल फाइनल एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा. ये ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और फिर पलट जाऊँगा, ये एग्रीमेंट के साथ रहेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा टिल बोर्ड. अच्छा है ना ऑफर, बच्चों तक पहुँचना चाहिए. व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दे रोटेट. और ये भी बात है 11th 12th जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, जिनके फिजिक्स में 70 में 70 आएंगे बोर्ड में, और या उसमें 65 प्लस आते हैं पेपर में, उनको पूरे साल की फीस एज अ गिफ्ट के रूप में मैं वापस भी दूंगा. ऐसे बहुत सारे स्कीम मैं निकालना हूँ बच्चों के लिए. 65 प्लस ऊपर बोर्ड में आप लाते हो, ठीक है, बोर्ड नहीं 70, वो तो 100 में तो आई जाएगा यार. तो आपको पूरे साल की जो फीस आपने मुझे पे की है वो मैं एज अ गिफ्ट के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि मैं फीस वापस करूँ, वो ऐसा दैट्स माई गिफ्ट है मेरे लिए. उसका आप आईफोन खरीदो, उसका आप जो मर्जी वो खरीदो, आपको दिया जाएगा वापस. अभी जिसको मोटिवेशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं ना, ऐसा तो हार के मान के बैठे जाना. हो सकता है इसको मोटिवेशन के फॉर्म में लोगे तो बेस्ट ही कर ले जाओगे, है ना. फिर भी मैं कुछ ना कुछ दूंगा. टॉप 2 टॉप 3 बच्चों को जो मैंने एक बनाया, कुछ ना कुछ दिया जाएगा. वो मैं अभी नहीं, प्री बोर्ड जैसे ही खत्म होगा मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा जिसमें परसेंटेज के हिसाब से मैं कुछ गिफ्ट्स रखूंगा. वो है मेरे दिमाग में. तो व्हेन अ पैरामैग्नेटिक, अब उसमें देखो क्या होता था बेटा, उसमें 90 डिग्री होती थी ना, ऐसे था पिछले वाले में डायमैग्नेट 90 डिग्री था. ये इसके अलोंग हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, मतलब ये इसी के जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना होकर ऐसे हो जाएगा. व्हेन एकदम उसी के अलाउन हो जाए. उसके एक्सिस जो है, इसकी एक्सिस पता कौन सी है, इस मैग्नेट की एक्सिस ये है. ये एक्सिस और मैग्नेट, अभी तो एंगल दिखा रहा हूँ क्योंकि इंक्लाइन किया है, ये दोनों सेम हो जाएगी. एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगी. व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड in a uniform magnetic field, they rotate so has to bring their longest axis along the direction of field. सेकंड प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई. सेकंड प्रॉपर्टी देखो, वो जो भाई साहब जो पहले वाला मैग्नेट था, डाई मैग्नेट मटेरियल जो था, वो क्या कर रहा था, बल्ज आउट कर देता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बाहर भगा दे रहा था. ये अपनी तरफ खींच लेता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे अपनी तरफ खींच लेगा. समझिएगा, व्हेन अ पीस लिखना,
व्हेन अ पीस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, हाँ इस सेकंड का है ना, सेकंड वाले में ड्रॉ करना, ये फर्स्ट के लिए था, यस हाँ फर्स्ट में तो करना ही है, फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बताया उसके लिए है, ये सेकंड प्रॉपर्टी के लिए है। व्हेन अ पीस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, गिफ्टिंग शुरू करूंगा तो बच्चे मोटिवेट रहेंगे, है ना, मेरे दिमाग में है। प्रीबोर्ड के बाद इसको डिक्लेयर करूंगा, कुछ बच्चों को दिया तो जाएगा। व्हेन अ पीस ऑफ, जॉब तो यहाँ पे है आप लोग के लिए अगले साल, तो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, अगले साल के लिए एज अ जूनियर टीचर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। टास्क वही रहेगा, बस होमवर्क चेक करना, टेस्ट कराना बच्चों को, और रेगुलर देखना कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे। व्हेन अ पीस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, नहीं अगले साल से शुरू कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं धीरे धीरे, हमारे पास बच्चे ऐड हो रहे हैं। अभी ऊपर वाला फ्लोर भी कोचिंग में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट फ्लोर भी। द मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे जाने से बेटर हम लोग सोच रहे हैं अभी इसी को कन्वर्ट करें, क्योंकि वहाँ भी है ऑप्शन पाइपलाइन में, वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि पटेल नगर भी हमारा पाइपलाइन है। पीसीबी की टीम है मेरे पास जो पटेल नगर में खोलने के लिए रेडी है, तो एक ही जगह खोल सकते हैं ना, तो दोनों है 50-50, देखते हैं कहाँ पे खोलते हैं, बट इसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं, एक फ्लोर और हमने इसमें कन्वर्ट करना है। व्हेन अ पीस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड कॉमा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आप शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रिफर टू पास थ्रू पीस rather देन थ्रू एयर। तो बाहर हवा है और ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो उससे जाने की कोशिश करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू, क्योंकि देखो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होती है उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती है ना, जितना दूर जाती है उतनी वो वीक हो जाती है। इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, वो ग्रेटर देन 1 होती है, वहाँ लेस देन 1 थी, है ना। अगला है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखो अगर बोर्ड में 65 कोई बच्चा लाता है ना, तो उसको मैं फुल ईयर की फीस एज अ गिफ्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा 60 लाता है आउट ऑफ 70, उसको टैब दूंगा मैं, ठीक है, और वो 50 से 60 के बीच में लाता है आउट ऑफ 70, तो स्मार्ट वॉच दूंगा मैं। ये मैं लिख दिया है यहाँ तक, तो इसके नीचे फिर तो कोई भी ला सकता है नंबर। इसके बीच में ये रिजल्ट रहेगा, ये गिफ्ट आपको दिया जाएगा, और ये 100% दिया जाएगा। और ये 11th के लिए भी वैलिड है, तो फॉर 11 एंड 12 दोनों के लिए वैलिड है। अब मेहनत करिए, अभी तो समय है, 4-5 महीने का समय, ऐसा रगड़ो कि भाई जीवन में कोई पढ़ा ना हो। पढ़ सकते 5 महीने ऐसे, भाई सितंबर को चलो हाफ ईयरली में चला जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका होगा पढ़ने का, जनवरी जाएगा प्रैक्टिकल में। जनवरी तो समझो तुम घबरा खत्म कर दोगे, हाँ भगवान क्या क्या करूँ, असाइनमेंट करें, मटेरियल करें, वो क्या नाम है प्रैक्टिकल करें, तो जनवरी दिसंबर निकल जाएगा, फरवरी से पेपर है, तो आपके पास 4 महीने हैं, 120 दिन है। 120 दिन में ऐसा पढ़ो कि भाई साहब किसी ने पढ़ा, तुम खुद ना पढ़े रहो, अपने आप को बीट करो ना। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 4 महीने डेडलाइन की तरह सबसे दुनिया से कट जाओ, सबसे कट, ऑलरेडी सिलेबस हो गया, आपको बस रिवाइज करना, PYBQ लगाना, रिवाइज करना है, PYBQ लगाना, रिवाइज करना है, PYBQ, ये इसके अलावा कुछ नहीं जोड़ना। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा वो हम रिवीजन में कवर करेंगे, ठीक है ना। जो भाई कॉन्सेप्ट ही तो हो सकता है जो ना समझ आए, उसको हम रिवीजन में कवर करेंगे। अपने आप को मोटिवेट करोगे तो आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार किसी भी बच्चे के लिए कि 50 के ऊपर वो नंबर ना ला सके यार 70 में से, ऐसे कोई बड़ी बात है ही नहीं, सही बताऊं। बस हम ये मान के बैठे हुए कि बहुत डिफिकल्ट हमसे हो नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। आएगा ही नहीं यार, चलो हर साल टफ आ जाता है, हर साल तो 23 साल हुआ था टफ, इतना टफ नहीं होगा यार। हाँ कितना हाहाकार मचा है, IIT का क्वेश्चन अब नहीं आएगा, पेपर इतना नहीं, जितना टफ इस साल हुआ वैसा नहीं आएगा, इतना टफ गारंटी नहीं है। लेकिन हम एक बार गारंटी तो अभी तुम्हारे यहाँ से निकलो कोई गाड़ी वाला मार दे तुमको, क्या गारंटी है, क्या गारंटी तुम मस्त जिंदगी जी रही हो और अचानक से हार्ट अटैक आ गया, होता है ना, गारंटी तो लाइफ की भी नहीं। अरे कितने लोग मरे, सुशांत सिंह राजपूत मर गया बेचारा, इतना बढ़िया आदमी मेरा, वो सिद्धार्थ मर गया हमारा, है ना, अभी कल परसों कोई मरा है ना, गारंटी किसी चीज की नहीं है। बट वी होप पॉजिटिव, वी होप
हम होप करते हैं ट्रेंड को देखते हुए, क्यों नहीं आएगा इतना टफ, सैंपल पर देखा तुमने जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, उससे टफ नहीं बनाएंगे यार। एक साल बना दिए यार, कोई नशा फूक के बैठा हुआ अलग बात है लेकिन वो एक साल बना दिए तो हमेशा थोड़ी ना 50 आए थे, अच्छे मार्क्स थे यार फिर भी। हाँ फिर अच्छे मार्क्स है। उसको बोला गिफ्ट पेंडिंग है, ले जाए मेरे से इसकी बहन का फोटो छापने का, भाई छाप देंगे इसकी बहन का। इसकी बहन हार्ड वर्किंग है, मैं देख लिया था, काफ़ी पढ़ती है, मेहनत बहुत करती है। नहीं फिर भी हार्ड वर्किंग आई थी तो मेरे सामने देखो, मैं देख लेता हूँ बच्चे का आईक्यू लेवल, अटेंटिव लेवल देखता हूँ, वो हार्ड वर्किंग मेरे को दिखता है। तो अगर उसके 55 मार्क्स हैं 70 में से ना, हाँ तो अच्छे मार्क्स हैं, नॉट बैड, कोई बहुत अच्छा मार्क्स है। आप लाओ 55 में, मैं स्मार्ट वॉच आपको पक्का दूंगा। एनीवे, हम क्या लिख रहे थे? नहीं वो सेकंड प्रॉपर्टी लिखवा दिया मैंने। अब मटेरियल, अगला मटेरियल था हमारा फेरोमैग्नेट, लास्ट मटेरियल। उसके बाद चैप्टर में 2 टॉपिक है, वो सेल्फ स्टडी खत्म है चैप्टर। फेरोमैग्नेटिक लिखो, क्योंकि एक क्वेश्चन देखो हर समय मिलता है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के बारे में बताओ, और एक टेबल भी बनाऊंगा, वो टेबल भी याद कर लेना। लिख लो फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ferromagnetic substance are those in which each individual atom or molecule has non-zero magnetic moment has in a paramagnetic substance, मतलब पैरामैग्नेटिक जैसा ही बिहेव करता है, ये लिख रहा है, जैसा पैरामैग्नेटिक है वैसा ये भी है। पैराग्राफ चेंज। when such substance are placed when such substance are placed in an external मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिए तो वो मैग्नेट बन जाता है अच्छे सा, मतलब बहुत ज़्यादा परमिट करता है अपने आप को। पहला वाला बिल्कुल नहीं करता था, दूसरा वाला थोड़ा थोड़ा किया, ये बहुत अच्छा करता है, भाई कर दो मैग्नेट मेरे को। व्हेन सच सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, they get strongly magnetized in the direction of the field. Example iron, cobalt, nickel, etc. Properties लिखिएगा। they are strongly magnetized in the direction of external field in which they are placed. They are strongly magnetized in the direction of external field in which they are placed. Second point. They have a strong tendency
strong tendency, they have a strong tendency to move from a region of region of from a region of weak magnetic field to strong magnetic field hence strong magnetic hence they get strongly attract to magnet. थर्ड प्रॉपर्टी ये डायग्राम सेम है, देखो एकदम है ना, क्या हल्का हल्का डिफरेंस है वो रेंज का, मैं लिखवाता हूं. when a piece of क्या लिखा, when a piece of ferromagnetic substance is placed in a magnetizing field, the magnetic field line prefer to pass through the piece rather than through air. इसमें देखो, उसमें तो चलो पहले वाले में जो पैरामैग्नेट था उसमें एक दो लाइन बाहर से निकल भी सकती थी, ये तो इतना ताकतवर है कि सारी लाइन अपने अंदर संभाल ले रहा है, स्ट्रांग है इसका, ठीक है, ऑफ मटेरियल. ठीक है सर. तो देखो अब अगर मैं थ्योरी की बात करूं, अब इसमें है सच कुछ क्वेश्चन नहीं रह गए सिवाय एक दो चीज अगर कहीं बिट बाय बिट छूटेगा तो वो आप करोगे यू लाइक से हो जाएगा कवर, वो आप क्वेश्चन आंसर जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हो जाएगा. बाकी एक बार देना, मैं देखूँ मैं कुछ क्वेश्चन इसमें देना यू लाइक बच्चे. क्वेश्चंस की अगर हम बात करें इसमें से, अगली क्लास जब हम मिलेंगे आर्या बेटा तो हम चैप्टर 4 पहले रिवाइज करेंगे, फिर चैप्टर 3, ठीक है. तो उस हिसाब से अपने नोट्स और वगैरह लेके आना जो भी है. सर इस बात को सुन लो मेरी, है ना बच्चे, ना ना कह रहा क्यों बदतमीजी देख रहे हो उसकी, ये होता है पूछा मैंने तुमसे, पेपर है ना, किसका पेपर है, साइंस का क्यों नहीं दे रहे हो, गजब बेइज्जती है ये तुम्हारी. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप लिखना नहीं है, बस मैं आपसे बता दे रहा हूँ, डिस्कस है स्टेट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है. उसके बाद इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, वही टॉर्क वाला नहीं, गॉस वाला डायरेक्शन नहीं. उसके बाद है ये टेबल याद रखना है, थोड़ा सा रट लेना बनाकर. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेट एंड फेरोमैग्नेट. अभी प्रॉपर्टी लिखवाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 है. जितने मैं टिक मार रहा हूँ तुम, अभी तुम्हारा अगला कोई क्लास नहीं है ना, अभी ये बैठ के तुम पढ़ के जाना यार. अभी कह रहा था बायो मेरे को सब आती है.